India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश कोर्ट्स राउंड अप। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे तक हम आपको कोर्ट से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों से रूबरू करवाएंगे। कोर्ट की कार्यवाही और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट्स तक के फैसलों को आपके सामने रखेंगे। आइए शुरू करते हैं कोर्ट्स राउंड अप। India Legal presents Courts Roundup. सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के पूर्व मंत्री सेंथिल बालाजी की जमानत याचिका मंजूर की है। यह मामला नकदी के बदले नौकरी के आरोपों से जुड़ा है। जस्टिस अभय ओक और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की खंडपीठ ने 12 अगस्त 2024 को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था और मुकदमे में देरी की चेतावनी दी थी। जस्टिस ओक ने फैसला सुनाते हुए कहा कि जमानत के कड़े प्रावधान और मुकदमे में देरी एक साथ नहीं हो सकती। तमिलनाडु के पूर्व मंत्री और वर्तमान विधायक सेंथिल बालाजी पर मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज है। उन पर आरोप है कि 2011 से 2016 के बीच राज्य के परिवहन मंत्री के रूप में उनके कार्यकाल के दौरान नौकरी के बदले पैसे देने के घोटाले में उनकी संलिप्तता थी। जून 2023 में प्रवर्तन निदेशालय ने उन्हें इस घोटाले से जुड़े आरोपों में पीएमएलए के तहत गिरफ्तार किया। बालाजी ने मद्रास हाईकोर्ट द्वारा जमानत देने से इनकार किए जाने पर सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। बालाजी पर तमिलनाडु परिवहन विभाग में नौकरी दिलाने के वादे के बदले नौकरी चाहने वालों से पैसे वसूलने के लिए अपने निजी सहायकों और भाई के साथ मिलकर एक योजना बनाने का आरोप है। उम्मीदवारों द्वारा कई शिकायतें दर्ज की गई, जिन्होंने बड़ी रकम का भुगतान किया लेकिन वादा किए गए पदों पर नौकरी नहीं मिली। इन आरोपों के आधार पर ईडी ने प्रवर्तन मामला सूचना रिपोर्ट दर्ज की और जून 2023 में उनकी गिरफ्तारी की कार्रवाई की। बालाजी के बचाव ने तर्क दिया कि जांच एजेंसियों द्वारा की गई तलाशी और जब्ती कार्रवाई त्रुटिपूर्ण थी। रोहतगी ने हार्ड डिस्क साक्ष्य में विसंगतियों की ओर इशारा किया। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और एडवोकेट जुहैब हुसैन द्वारा प्रतिनिधित्व किए गए ईडी ने बालाजी के दावों का खंडन करते हुए कहा कि 1 करोड़ 34 लाख रुपए की नकद जमा राशि का उनके विधायक वेतन या कृषि आय से कोई संबंध नहीं है। मलयालम एक्टर सिद्दीकी ने महिला द्वारा लगाए गए आरोपों के आधार पर अपने खिलाफ दर्ज बलात्कार के मामले में अग्रिम जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। केरल हाई कोर्ट ने 24 सितंबर को अग्रिम जमानत की मांग करने वाली उनकी याचिका खारिज की थी। कोर्ट ने कहा था कि रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री से पता चलता है कि अपराध में सिद्दीकी की प्रथम दृष्टया संलिप्तता है। हाईकोर्ट के उक्त आदेश को चुनौती देते हुए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दायर की। राज्य और पीड़िता ने कैविएट दायर किए। मलयालम सिनेमा में महिलाओं के शोषण के बारे में जस्टिस हेमा समिति की रिपोर्ट के प्रकाशन के बाद महिला ने सार्वजनिक आरोप लगाया कि सिद्दीकी ने 2016 में उसका यौन शोषण किया, जब वह फिल्म उद्योग में उसे अवसर देने के बाद एक होटल के कमरे में उससे मिली थी। अपने सार्वजनिक आरोपों के बाद उसने एफआईआर दर्ज कराई। केरल हाईकोर्ट ने सिद्दीकी का तर्ज खारिज कर दिया कि एफआईआर दर्ज कराने में देरी घातक थी। हाईकोर्ट ने कहा, पीड़ित पक्ष द्वारा दिया गया उपरोक्त स्पष्टीकरण उचित है या नहीं, इसका मूल्यांकन और निर्णय पुण्य परीक्षण के बाद ही किया जाएगा। फिर भी यह तर्क की देरी से अभियोजन पक्ष का पूरा मामला खराब हो जाता है, शिकायत रद्द करने का आधार नहीं है, खासकर जमानत आवेदन पर विचार करते समय। यौन शोषण और हमले के पीड़ितों को मनोवैज्ञानिक, भावनात्मक और सामाजिक बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है, जो मामले की रिपोर्ट करने में देरी को बढ़ावा देते हैं, जिसे अनिवार्य रूप से आघात के संदर्भ में समझा जाना चाहिए। हाईकोर्ट ने यह भी माना कि सिद्दीकी के खिलाफ आरोपित कृत्य बलात्कार की विस्तारित परिभाषा के दायरे में आएंगे। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह की हत्या के मामले में मौत की सजा पाए बलवंत सिंह राजोआना फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है। बलवंत सिंह राजोआना ने दया याचिका पर निर्णय लेने में देरी का हवाला देते फिर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर उसे रिहा किए जाने की मांग की है। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह की हत्या के लिए दोषी ठहराए गए मौत की सजा पाए कैदी बलवंत सिंह राजोआना की दया याचिका पर निर्णय में देरी को लेकर दायर याचिका पर नोटिस जारी किया।
जस्टिस बी.आर. गवई की अध्यक्षता वाली बेंच ने बलवंत सिंह राजोआना की याचिका पर नोटिस जारी करते हुए केंद्र, पंजाब सरकार और चंडीगढ़ प्रशासन से 4 सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने को कहा। राजोआना ने अपनी इस याचिका में कहा कि पिछले साल मई में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद से 1 साल से अधिक समय हो गया है। अभी तक मेरी अर्जी पर कोई निर्णय नहीं लिया जा सका है। याचिका में कहा गया कि राजोआना अब तक कुल 28 साल और 8 महीने की सजा काट चुका है, जिसमें से 17 साल उसने मृत्युदंड के रूप में एक मृत्युदंड सेल में काटे और उसमें से 2.5 साल एकांत कारावास में काटे हैं। वहीं इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल मई में राजोआना की फांसी की सजा को उम्र कैद में बदलने की याचिका को ठुकरा दिया था। हालांकि राजोआना की दया याचिका से निपटने का काम केंद्र सरकार पर छोड़ दिया था। दरअसल बलवंत सिंह राजोआना का कहना है कि वह पिछले 28 साल से जेल में बंद है और अब अपनी दया याचिका में निपटारे में अत्यधिक देरी के मद्देनजर जेल से रिहाई की मांग कर रहा है। एक तरफ राजोआना की दया याचिका राष्ट्रपति के सामने लंबित है, वहीं दूसरी तरफ राज्य सरकार ने 2019 में गुरु नानक देव जी की 550वीं जयंती के उपलक्ष्य में उसे माफ करने का फैसला कर लिया है। फिलहाल वह जेल में बंद है। महिला पहलवानों से जुड़े कथित यौन उत्पीड़न के मामले में आरोपी बृजभूषण सिंह द्वारा अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर, चार्जशीट और चार्ज फ्रेम करने के आदेश को रद्द करने की मांग करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। दिल्ली हाईकोर्ट ने बृजभूषण सिंह की याचिका पर सुनवाई के बाद नोटिस जारी करते हुए मामले की अगली सुनवाई अगले साल 13 जनवरी को तय की है। इससे पहले अगस्त में महिला पहलवानों से कथित यौन उत्पीड़न के मामले में आरोपी बृजभूषण सिंह को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा था। बृजभूषण ने उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर, चार्जशीट और निचली अदालत द्वारा आरोप तय करने के आदेश को रद्द करने की मांग करते हुए याचिका दायर की थी। हालांकि उन्हें दिल्ली हाईकोर्ट से फिलहाल कोई राहत नहीं मिली थी। दिल्ली हाईकोर्ट में 10 अक्टूबर को दिल्ली हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के चुनाव होते हैं और उसमें महिलाओं के लिए आरक्षण सुनिश्चित करने की मांग करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट में दाखिल याचिका में दिए गए एक अंतरिम आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दाखिल की गई है। इस मामले में सुनवाई के दौरान दिल्ली हाईकोर्ट ने एक अंतरिम आदेश जारी किया था, जिसको सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। पिछले साल जनवरी के महीने में बजरंग पूनिया और विनेश फोगाट जैसे शीर्ष पहलवानों की अगुवाई में देश के 30 पहलवान भारतीय कुश्ती संघ के तत्कालीन अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ धरने पर बैठ गए। पहलवानों ने बृजभूषण पर मनमाने तरीके से कुश्ती संघ चलाने, महिला पहलवानों और महिला कोच का यौन शोषण करने का आरोप लगाया। हालांकि जांच की बात पर पहलवान मान गए और बृजभूषण को संघ के कामकाज से दूर रहने को कहा गया। ओलंपिक संघ की समिति ने जांच की, लेकिन इसकी रिपोर्ट सबके सामने नहीं आई। ऐसे में पहलवान जून में दोबारा धरने पर बैठ गए। इस दौरान धरना लंबा चला और कई बार पहलवानों ने पुलिस के साथ संघर्ष किया। अंत में पहलवानों ने अपने मेडल भी लौटा दिए। बृजभूषण के खिलाफ मामला दर्ज होने के बाद धरना खत्म हुआ। इस मामले में भी सुनवाई चल रही है। बृजभूषण का कार्यकाल पिछले साल ही खत्म हो चुका है। ऐसे में वह कुश्ती संघ से हट चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आज अपने ऑर्डर में कहा है कि आप कंसिडर करिए कि आप कितनी पोस्ट महिलाओं के लिए रिजर्व कर सकते हैं। जो 5 ऊपर की पोस्ट है उसमें 1 तो करनी पड़ेगी, हो सकता है 2 भी करें, और जो मेंबर एग्जीक्यूटिव है उसमें 3 करनी पड़ेंगी। और अब ये जो है 10 दिन का इनको समय दिया गया है कि वो जीबीएम होल्ड करें और जीबीएम 10 दिन के अंदर अपनी जीबीएम होल्ड करेंगे, जिसमें ये फैसला लिया जाएगा कि कितनी सीटें जो है वो महिलाओं के लिए सुरक्षित रखी जाएंगी। दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र संघ चुनाव में सार्वजनिक स्थल पर बैनर पोस्टर लगाने के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र संघ चुनाव में बड़ा दखल देते हुए चुनावों में डाले गए वोटों की गिनती अगले आदेश तक नहीं करने का निर्देश दिया। हाईकोर्ट ने कहा, जब तक उम्मीदवार पोस्टर, पैम्फलेट, होर्डिंग नहीं हटा लेते तब तक चुनाव परिणाम की घोषणा नहीं होगी। हाईकोर्ट ने निर्देश दिया कि चुनाव प्रचार के लिए लगाए गए पोस्टर, पैम्फलेट, बैनर, होर्डिंग आदि को हटाने के लिए आने वाले खर्च का भुगतान उम्मीदवार करेंगे। उस भुगतान में से एमसीडी और डीएमआरसी का खर्च डीयू उन्हें देगा। दिल्ली हाईकोर्ट ने फटकार लगाते हुए कहा, डीयू के अधिकारियों ने मानकों को गिरने क्यों दिया? आपने इसे रोकने के लिए कदम क्यों नहीं उठाए? आपको एक कड़ा संदेश भेजना होगा। यदि विश्वविद्यालय अपने छात्रों को अनुशासित नहीं करेगा तो कौन करेगा? आपके पास सारी शक्ति है, आप छात्र को निष्कासित कर सकते हैं या उन्हें अयोग्य घोषित कर सकते हैं। यदि डीयू 21 उम्मीदवारों को नहीं संभाल सकता तो आप लाखों छात्रों को कैसे संभालेंगे? हाईकोर्ट ने कहा कि आप अपने पास मौजूद नैतिक अधिकार और शक्ति का प्रयोग नहीं करते और हमसे यह अपेक्षा नहीं करते कि हम ऐसा करें। हाईकोर्ट ने पूछा, विश्वविद्यालय 21 छात्रों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं कर सकता? दिल्ली हाईकोर्ट ने छात्रों को अनुशासित करने में विफल होने पर डीयू के अधिकारियों और कॉलेजों को भी फटकार लगाई।
और कहा, आप उम्मीदवारों के द्वारा किए गए नियमों के उल्लंघन से निपटने के लिए एक प्रणाली स्थापित करने में विश्वविद्यालय के तौर पर असफल रहे हैं। फिलहाल डीयू में चुनाव को लेकर 27 सितंबर को वोटिंग निर्धारित है और अब जब तक हाईकोर्ट इजाजत नहीं देगा तब तक वोटों की गिनती नहीं हो सकेगी। 4 लोगों को गैर इरादतन हत्या के लिए दोषी ठहराने वाले 33 साल पुराने आदेश को बरकरार रखते हुए राजस्थान हाईकोर्ट की जयपुर पीठ ने उनकी 7 साल की सजा घटाकर जेल में पहले से ही काटी गई अवधि में बदल दी। कोर्ट ने उक्त आदेश यह देखते हुए दिया कि उन्हें मानसिक और आर्थिक रूप से लंबे समय तक यातना से गुजरना पड़ा। जस्टिस अनूप कुमार ढांड की एकल पीठ ने 19 सितंबर को अपने फैसले में कहा, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के अनुसार वर्ष 1990 में हुई घटना और उस समय प्रासंगिक अभियुक्त अपीलकर्ताओं की आयु लगभग 19-20 वर्ष की थी, वे युवा थे। मृतक गोवर्धन की हत्या करने का उनका कोई उद्देश्य या इरादा नहीं था। मृतक बीच में आ गया और उसे चोटें आई और उसकी मृत्यु हो गई। वे जांच सुनवाई और दोष सिद्धि के बाद काफी समय तक हिरासत में रहे, इसलिए उनकी दोष सिद्धि बनाए रखते हुए उनकी सजा को उनके द्वारा पहले से काटी गई सजा की अवधि तक घटा दी जाती है। चारों व्यक्तियों अपीलकर्ताओं ने सेशन कोर्ट के वर्ष 1991 के आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें उन्हें भारतीय दंड संहिता की धारा 304 भाग 2 के तहत दोषी ठहराया गया था और प्रत्येक को 1000 रुपए के जुर्माने के साथ 7 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई थी। यदि कोई चूक होती है तो 6 महीने का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा। तथ्यों के अनुसार शिकायतकर्ता का 4 अपीलकर्ताओं के साथ शिकायतकर्ता के खेत में उनके मवेशियों के चरने के संबंध में कुछ विवाद था। बाद में शिकायतकर्ता अपने चाचा गोवर्धन के साथ खेत से गुजर रहा था, तभी अचानक अपीलकर्ता उनके सामने आ गए और लाठी और गंडासी से हमला करना शुरू किया। अदालत ने मोहिंदर जौली बनाम पंजाब राज्य में सुप्रीम कोर्ट के 1979 के फैसले का हवाला दिया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी को अपराध का दोषी पाते हुए और 1 साल और 1 महीने की उसकी हिरासत अवधि को देखते हुए उसे उसके द्वारा पहले से काटी गई सजा के आधार पर रिहा करने के प्रभाव में एक समान निर्णय दिया था। मुंबई की मझगांव मेट्रोपॉलिटन कोर्ट ने गुरुवार को शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत को भारतीय जनता पार्टी के नेता और पूर्व विधायक किरीट सोमैया और उनकी पत्नी मेधा सोमैया को बदनाम करने के आरोप में दोषी ठहराया और 15 दिन की जेल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने राउत को शिकायतकर्ता बीजेपी नेता की पत्नी मेधा सोमैया को 25,000 रुपए का मुआवजा देने का भी आदेश दिया है। मेधा द्वारा 2022 में दर्ज की गई शिकायत के अनुसार राउत ने अपने पति पर मुंबई के पास मीरा भाईंदर के अधिकार क्षेत्र में कुछ शौचालयों के निर्माण से संबंधित 100 करोड़ रुपए के घोटाले में शामिल होने का आरोप लगाया था। सोमैया के वकील विवेकानंद गुप्ता ने इस घटनाक्रम की पुष्टि करते हुए कहा, हमने भारतीय दंड संहिता की धारा 500 के तहत शिकायत दर्ज कराई थी। अदालत ने रिकॉर्ड पर रखी गई सामग्री देखने के बाद राउत को दोषी करार दिया। उन्हें 15 दिन की जेल की सजा सुनाई। उसे अपील अवधि समाप्त होने के बाद 25,000 रुपए का भुगतान करने के लिए भी कहा गया। तो शिवसेना नेता संजय राउत को अब सजा मिल गई है। 15 दिन के जेल की सजा उन्हें दी गई है। इसके साथ ही 25,000 रुपए का जुर्माना भी दिया गया है। मेधा सोमैया को बदनाम करने के आरोप का उन्हें दोषी माना गया है और इस नाते उन्हें यह सजा सुनाई गई है। किरीट सोमैया की पत्नी का मानहानि का यह मामला था और इसी में शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे ग्रुप के वरिष्ठ नेता संजय राउत को सजा सुनाई गई है। मानहानि का यह मामला है। सुप्रीम कोर्ट ने बायजूस बीसीसीआई समझौते को चुनौती देने वाली याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा है। सुप्रीम कोर्ट ने बृहस्पतिवार को अमेरिका स्थित ऋणदाता ग्लास ट्रस्ट कंपनी एलएलसी की उन याचिकाओं पर फैसला सुरक्षित रख लिया जिसमें एडटेक कंपनी बायजू के खिलाफ दिवालिया कार्रवाई बंद करने के एनसीएलटी के फैसले को चुनौती दी गई थी।
अदालत ने फैसला सुरक्षित रखते हुए रिजोल्यूशन प्रोफेशन को यथास्थिति बनाए रखने और फैसला सुनाए जाने तक लेनदारों की समिति की कोई बैठक नहीं करने का निर्देश दिया। सुनवाई के दौरान भारत के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की खंडपीठ ने एनसीएलटी के 2 अगस्त के फैसले के बारे में संदेह व्यक्त किया और मौखिक रूप से कहा कि दिमाग का कोई उचित आवेदन नहीं था। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने आज कहा कि वह मौजूदा मामले में किसी प्रतिकूल आदेश को लेकर चिंतित नहीं है, क्योंकि 158 करोड़ रुपए की राशि बीसीसीआई के कोष के लिए बड़ी राशि नहीं हो सकती, और कहा कि वह दिवालिया मामले में निपटान के दायर पर अदालत के आदेश के प्रतिकूल परिणामों के बारे में अधिक चिंतित है। एसजी ने कहा कि बीसीसीआई 2 शर्तों पर बायजूस के साथ निपटान के लिए सहमत हो गया। 1, पैसा बेदाग होना चाहिए, कर भुगतान के बाद बैंकिंग चैनलों के माध्यम से आना चाहिए। 2, पैसा कॉरपोरेट देनदार की संपत्ति से नहीं होना चाहिए। सीनियर एडवोकेट गोपाल शंकर नारायणन ने बायजू बीसीसीआई समझौते का विरोध करने वाले एक हस्तक्षेपकर्ता की ओर से पेश होते हुए प्रस्तुत किया कि दिवालिया प्रक्रिया अभी तक एक कार्यवाही है और इसलिए 2 पक्षों के बीच पारस्परिक निपटान नहीं हो सकता है। मामले की सुनवाई कर रहे जस्टिस राकेश कुमार जैन ने कहा कि निपटान कोष का स्रोत पारदर्शी है और ग्लास ट्रस्ट सहित सभी पक्षों के हितों की रक्षा की गई है। ग्लास ट्रस्ट के पास जरूरत पड़ने पर मामले को पुनर्जीवित करने का विकल्प है, लेकिन निपटान को आधिकारिक तौर पर मंजूरी दे दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 भारत में हर महिला पर लागू होता है, चाहे उसकी धार्मिक संबद्धता कुछ भी हो। इस संदर्भ में आइए इंडिया लीगल वेब रिपोर्टर से समझते हैं कि घरेलू हिंसा कानून में पीड़ित महिला को किस तरह की राहत मिल सकती है। क्या डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 हर महिला को इंडिया में सुरक्षा देता है? सुप्रीम कोर्ट ने एस विजय कुमारी वर्सेस मोनेश्वराचारी सी के केस में यह एम्फेसाइज किया कि प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 हर महिला पर लागू होता है, चाहे उनका धर्म या सामाजिक बैकग्राउंड कुछ भी हो। यह एक्ट पत्नियों, फीमेल लिव इन पार्टनर्स, माताओं, बहनों, अडॉप्टेड भी पर उनको सुरक्षा प्रदान करता है, जो कि फिजिकल, सेक्सुअल, इमोशनल, वर्बल और इकोनॉमिक अब्यूज इंक्लूडिंग डाउरी हरासमेंट जैसे मामलों में सुरक्षा प्रदान करता है। सेक्शन 12 कहता है कि अग्रीव्ड औरत या उसका रिप्रेजेंटेटिव एक मजिस्ट्रेट के पास रिलीफ के लिए अप्लाई कर सकता है, जो केस को कंसीडर करके अप्रोप्रिएट ऑर्डर्स इशू करे। सेक्शन 25 क्लॉज 2 यह अलाउ करता है कि ओरिजिनल ऑर्डर के बाद सर्कमस्टेंसेस में सिग्निफिकेंट चेंज होता है तो एग्जिस्टिंग ऑर्डर को मॉडिफाई या रिवोक किया जा सकता है। इस केस में सेक्शन 25 क्लॉज 2 के तहत बदलती हुई परिस्थिति का हवाला देते हुए 2015 के मेंटेनेंस ऑर्डर को रद्द करने के लिए एक हस्बैंड के 2020 के आवेदन को रद्द कर दिया गया है। कोर्ट ने क्लैरिफाई किया है कि सेक्शन 25 क्लॉज 2 पहले के ऑर्डर को तब तक बदलने या रिवोक करने की इजाजत नहीं देता है जब तक ओरिजिनल ऑर्डर बाद में सर्कमस्टेंसेस चेंज होता हो। पिछले ऑर्डर को सेट असाइड करना, खास तौर पर ऐसे एप्लीकेशन के लिए जो इस पीरियड से पहले हो, यह अलाउड नहीं है। फॉर मोर सच लीगल अपडेट्स फॉलो इंडिया लीगल। कोर्ट्स राउंड अप में इतना ही। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.